वेलकम बैक एवरीवन। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर मेरा बेसिक रेफरेंस सोर्स रहेगा, बट फॉर सम टॉपिक्स आई विल ऑल्सो बी गोइंग बियॉन्ड स्पेक्ट्रम। सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। बिकॉज फर्स्ट यूनिट के 2 चैप्टर्स एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर किसी को रीड करना है अंडरस्टैंड करें, बट बहुत ज़्यादा उनके ऊपर टाइम स्पेंड मत करिएगा। थर्ड चैप्टर सेकेंड यूनिट का स्टार्ट करेंगे। एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, कैसे यूरोपियंस इंडिया में आते हैं और खुद को इस्टेब्लिश करते हैं। 15th सेंचुरी में आना स्टार्ट कर देते हैं, मीडिएवल पीरियड से ही। सबसे पहले पोर्तुगीज आते हैं। अब देखिए यहीं से ही एक दो फैक्ट्स बन जाते हैं एग्जाम के लिए। सबसे पहले यूरोपियंस जो इंडिया में आते हैं वो है पोर्तुगीज, और यही लोग लास्ट भी इंडिया को छोड़कर जाते हैं। पोर्तुगीज वर द फर्स्ट वंस हु एंटर इंडिया एंड दे वर ऑल्सो द लास्ट वंस टू लीव इंडिया। अब पोर्तुगीज के टाइम पर जो मुगल एम्परर्स होते हैं, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एज फैक्चुअल डेटा, इवन फॉर वन डे एग्जाम्स के लिए भी। तो सबसे पहले तो एक हुमायूं यहाँ पर होते हैं, उसके बाद अकबर, देन जहांगीर और उसके बाद शाहजहां। ये रूलर्स जो हैं वो पोर्तुगीज के टाइम पर होते हैं। अब देखिए पोर्तुगीज के का आना कैसे होता है इंडिया में। जब रोमन एम्पायर, ये रोमन एम्पायर है सारा, इटली से इसकी पावर फ्लो हो रही है, ये इटली है। जब रोमन एम्पायर 7th सेंचुरी में डिक्लाइन करता है तो उसका इंडिया के साथ और बाकी की भी जितनी एशियन कंट्रीज होती हैं उनके साथ जो पहले इन यूरोपियंस का डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टेक्ट था वो टूट जाता है। रोमन एम्पायर जो थे वो यूरोपियंस थे, इटली से इनकी पावर फ्लो हो रही थी, तो ये लोग डिक्लाइन कर जाते हैं और इनकी जगह पर पावर में आते हैं ऑटोमन एम्पायर के लोग। ये लोग जो होते हैं वो रोमन एम्पायर का एरिया भी, जो डायरेक्ट ट्रेड रूट थे, उनको कंट्रोल कर लेते हैं। अब ट्रेड रूट्स थे कौन से जिनके थ्रू ये यूरोपियंस इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे थे। सबसे पहले तो थे, एक तो था लैंड रूट, ये वाला पर्शियन एम्पायर से होकर निकलता था जो, और ये ऊपर सेंट्रल एशिया वाला पार्ट हो गया। फिर इंडिया में ये नॉर्थ वेस्टर्न पासिस से इंडिया में एंटर करते थे ये लोग। और सेकंड रूट था ट्रेड के लिए इस रेड सी से होकर, यहाँ से भी ये डायरेक्टली इंडिया में एज सी रूट इसको यूज करते थे और इंडिया में एंटर करते थे, डायरेक्ट ट्रेड करते थे यूरोपियंस। ट्रेड किस में करते थे? स्पाइसेस में, स्पाइसेस में ही इनका मेन ट्रेड रहता था। और प्रीशियस स्टोन्स में भी, लग्जरी जो ओरिएंटल लग्जरी गुड्स थे उनमें ये लोग ट्रेड करते थे। कैलिकोज जो कि एक कॉटन की ही फॉर्म है, पेंटेड कॉटन के क्लोथ जैसा काम क्लोथ होते हैं ये कैलिकोज, और सिल्क में ये लोग भी ट्रेड करते थे इंडिया के साथ। अब क्योंकि ऑटोमन एम्पायर आ गया पावर में, रोमन एम्पायर डिक्लाइन कर चुका है, तो इन्होंने ये पर्शिया की साइड से जो लैंड रूट है उसको भी कंट्रोल कर लिया, और साथ में इन्होंने ये रेड सी वाला एरिया जो कि एक सी रूट था ट्रेड के लिए, उसको भी कंट्रोल कर लिया। अब ये लोग जो मुस्लिम्स थे, ये लोग इंडिया और यूरोपियंस के बीच में आ चुके हैं। इनका डायरेक्ट ट्रेड जो कॉन्टेक्ट था वो टूट चुका है। अब अगर इन्होंने, यूरोपियंस ने इंडिया के साथ ट्रेड करना है तो ये अरब मुस्लिम्स एज इंटरमीडिएटरी काम करेंगे। ये लोग इंडिया से सारे के सारे जितने भी गुड्स वगैरह आएंगे उनको बाय करेंगे, फिर बाद में ये 10 टाइम्स हायर प्राइसेस पर इन यूरोपियंस को सेल करेंगे। तो यूरोपियंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया की साइड एक डायरेक्ट सी रूट को फाइंड करना। अब 15th सेंचुरी में यूरोप में रनेसा की फीलिंग भी उस टाइम पर मैक्सिमम थी। रनेसा एक वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर इसको डिटेल में देखेंगे। बट ये रनेसा था क्या कि बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज करना, नई नई एक्सप्लोरेशंस करना, क्वेश्चंस करना, इंक्वायर करना चीज़ों को। तो क्वेश्चन करने की स्पिरिट जो थी, एक्सप्लोर करने की स्पिरिट रनेसा की यूरोप में आ चुकी थी। साथ में वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। नई नई कल्टीवेशन के मेथड्स ये लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, जैसे कि क्रॉप रोटेशन आज इंडिया में भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जाता है। तो ये लोग उस टाइम पर, यूरोपियंस उस टाइम पर इन क्रॉप रोटेशन जैसे मेथड्स को, साइंटिफिक टेक्निक्स को, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट की टेक्निक्स को ये लोग यूज़ कर रहे थे। ऐसे ही मीट को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ती थी इन यूरोपियंस को, उसके लिए भी स्पाइसेस का ट्रेड ये लोग इंडिया में कर रहे थे। ओरिएंटल लग्जरी गुड्स में ये लोग ट्रेड कर रहे थे। ओरिएंटल लग्जरी गुड्स हैं जो अगर जितनी भी एशियन कंट्रीज़ के साथ
लग्जरी गुड्स में जो भी ट्रेड होता है उन एशियन जो गुड्स आते हैं उनको ओरिएंटल लग्जरी गुड्स बोलते हैं। वेनिस और जिनोआ, जो कि ये है, ये वेनिस है और ये है जिनोआ, इटली में है ये दोनों कंट्रीज। तो ये लोग भी अब ओरिएंटल लग्जरी गुड्स में इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे थे। अब रोमन एम्पायर फॉल कर चुका है, इटली फॉल कर चुका है, ऑटोमन एम्पायर पावर में आ चुका है, तो इन लोगों का भी, वेनिस और जिनोआ का भी ओरिएंटल गुड्स में ट्रेड इम्पैक्ट हो चुका है। बट क्योंकि रोमन एम्पायर फॉल कर गया, इन लोगों के पास अब इतनी ज़्यादा पावर है नहीं कि ऑटोमन तुर्क्स के साथ फाइट कर पाए। तो जितनी भी अब ये नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये सारी मिलकर, और जिनोआ, ये कंट्रीज मिलकर पोर्तुगल और स्पेन को ये लोग मोटिवेट करते हैं। ये पोर्तुगल है और उसके साथ में ही यहाँ पर ये स्पेन है। तो इन लोगों को ये मोटिवेट करते हैं कि आप ऑटोमन तुर्क्स को के साथ फाइट करो, हम बैक एंड पर इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड मैन आपको सपोर्ट करेंगे। जिनोआ पोर्तुगल को बोलता है कि हम आपको शिप बिल्डिंग की टेक्निक्स देंगे और सारी की सारी टेक्निकल नॉलेज देंगे, बस आप इन लोगों के साथ फाइट करो, ऑटोमन्स के साथ आप फाइट करो। अब उस टाइम पर जो पोर्तुगल था ये क्रिस्टनडम का भी पार्ट था। क्रिस्टनडम उन कंट्रीज की एक एसोसिएशन थी, एसोसिएशन ही बोल सकते हो आप। ये उन कंट्रीज की एसोसिएशन थी उस टाइम पर जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करती थी। जितनी भी क्रिश्चियन कंट्रीज थी मिलकर वो क्रिस्टनडम कहलाती थी। तो जो पोर्तुगल था उस टाइम पर, पोर्तुगल खुद को क्रिस्टनडम का लीडर समझता था। ये लोग ऑब्वियसली अब क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, तो इस्लाम के अगेंस्ट है बहुत ज़्यादा ये लोग, तो इन अरब मुस्लिम्स के भी अगेंस्ट होंगे ये लोग। तो इनके लिए अब पोर्तुगल के लिए दो चीज़ें रहती हैं, एक तो सी रूट फाइंड करना ट्रेड के लिए भी, और इन अरब मुस्लिम्स को भी डिस्ट्रॉय करना इनका एक फोकस एरिया रहता है। तो पोर्तुगल के उस टाइम पर जो रूलर थे वो थे प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी को एक नेविगेटर का नेम भी दिया जाता है, क्योंकि एक सी रूट को फाइंड करना, इंडिया के लिए सी रूट को फाइंड करना प्रिंस हेनरी के लिए एक ऑब्सेशन जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से इसको नेविगेटर का नाम दिया जाता है। अब ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो पोर्तुगीज लोग थे वो क्रिश्चियनिटी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस लोग थे, जिसकी वजह से फिर ये अरब मुस्लिम की परसिक्यूशन भी करते हैं। तो उस टाइम पर जो पॉप निकोलस फाइव होते हैं पोर्तुगल में, एक रिलीजियस गुरु, वो ही गेव प्रिंस हेनरी अ बुल इन 1454। देखिए किसी को बुल देना एक बेसिकली किसी को मोटिवेट कर देना ही होता है, कि एक राइट दे दिया, जो पॉप निकोलस 5 ने प्रिंस हेनरी को एक मोटिवेट ही कर दिया, एक राइट ही दे दिया कि आप एक सी रूट को नेविगेट करो डिस्टेंट शोर्स तक, ओरिएंटल शोर्स तक, जितनी भी इस एशियन कंट्रीज हैं उनकी साइड तक आप एक सी रूट फाइंड करो। देखिए यहाँ पर ना ये भी पता चल रहा है कि पोर्तुगीज लोगों की बहुत ज़्यादा रिलीजियस टेंडेंसी थी, तभी तो सिर्फ पॉप निकोलस 5 जो कि एक रिलीजियस गुरु थे उसके कहने पर ये जो प्रिंस हेनरी थे वो एक सी रूट फाइंड करने के लिए ऑब्सेस्ड हो चुके थे। और साथ में ही अब देखिए बट क्या होता है कि प्रिंस हेनरी जो है वो ये सी रूट फाइंड करने से पहले ही इनकी डेथ हो जाती है। अब क्या होता है, अब एक ट्रीटी साइन होती है, मैंने लिखा नहीं, हाँ ये रही, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसलाज 1494 में ये ट्रीटी साइन करी जाती है। इस ट्रीटी में क्या होता है, देखिए अब दो कंट्री ही रह चुकी हैं, पोर्तुगल और स्पेन, इन्हीं को ही बोला गया है कि आप ऑटोमन एम्पायर और अरब मुस्लिम के अगेंस्ट फाइट करो, इनको आप डिस्ट्रॉय करो। तो 1494 में ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसला। इस ट्रीटी में क्या करा जाता है कि जितना भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड होता है, सारी एशियन कंट्रीज जितनी जहां पर भी क्रिश्चियनिटी नहीं है, उस सारे वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन में से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जाएगी इस ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसला के अकॉर्डिंग। यहाँ पर है केप वर्दे आइलैंड। केप वर्दे आइलैंड के वेस्ट साइड 1300 माइल तक, केप वर्दे आइलैंड के इस फैक्ट को याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसला कहती है कि केप वर्दे आइलैंड के वेस्ट में जाकर 1300 माइल तक एक लाइन ड्रॉ करी जाएगी अटलांटिक ओशन में, और उस लाइन के ईस्ट में जितना भी एरिया होगा वो पोर्तुगल के पास आएगा, उसको पोर्तुगल क्लेम करेगा और ऑक्युपाई करेगा। और इस इमेजिनरी लाइन के वेस्ट में जितना भी एरिया आएगा वो सारे का सारा स्पेन में
चला जाएगा, स्पेन के पास चला जाएगा। तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसला सारे नॉन क्रिश्चियन वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ईस्ट वाला पार्ट आएगा पोर्तुगल के पास, वेस्ट वाला पार्ट आएगा स्पेन के पास। अब पोर्तुगल का काम आ जाता है, देखिए अब सारी की सारी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्तुगल के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि जितना भी ईस्ट वाला पार्ट है वो पोर्तुगल के हिस्से में आ गया अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसला। तो पोर्तुगल अब इस ईस्ट वाले एरिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेगा। सी रूट को फाइंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पोर्तुगल के ऊपर आ चुकी है। तो 1487 में सबसे पहले बार्थोलोम्यूडास, देखिए इनके नेम ऐसे से ही हैं, 1487 में बार्थोलोम्यूडास सी रूट को फाइंड करते हैं। वो कहते हैं वो केप ऑफ गुड होप, अब ये रहा केप ऑफ गुड होप, यहां से वो स्टार्ट होते हैं, इस रूट से वो केप ऑफ गुड होप तक आते हैं और सिर्फ यहां तक ही पहुंचते हैं। कहीं ईस्टर्न कोस्ट तक वो पहुंचते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम में लिखा है कि केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके ईस्टर्न कोस्ट की साइड पहुंचते हैं, अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट, और उनको लगता है कि वो इंडिया में पहुंच चुके हैं, बट ऐसा हुआ नहीं होता। उसके फिर 10 ईयर्स बाद 1497 में अगेन एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होती है। पोर्तुगीज शिप्स आती हैं इंडिया में और विद इन 11 मंथ ही वो लोग मई 1498 में इंडिया में पहुंच जाते हैं। और हमें पता है कि मई 1498 में इंडिया में कौन आते हैं सबसे पहले, वास्को डी गामा इंडिया में आता है। तो अब सेक्शन स्टार्ट होता है फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग का। सबसे पहले मई 1498 में वास्को डी गामा इंडिया में आते हैं, 3 शिप्स वो लेके आते हैं। और जब वो इंडिया पहुंचते हैं फिर एक गुजराती पायलट है नेम अब्दुल मजीद, इसको भी आपको याद रखना होगा, इसकी हेल्प से फिर वो कालीकट पहुंचते हैं। कालीकट को आज के टाइम पर काजीगोडे बोलते हैं, कोजीगोडे बोलते हैं इसको कालीकट को। तो मई 1498 में ये अब्दुल मजीद के साथ कालीकट पहुंचते हैं। कालीकट का अब एक हिंदू रूलर है जैमोरिन, जिसको सामुथीरी भी बोलते हैं। ये जो कालीकट वाला एरिया है, कालीकट का जो पोर्ट है जैमोरिन का, ये एज एंट्री पोर्ट यूज होता है। एंट्री पोर्ट एक वेयर हाउस के जैसा है, मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पर शिप्स वगैरह आएंगी जाएंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, ट्रेड होगा गुड्स का। तो कैलीकट उस टाइम पर एज एंट्री पोर्ट यूज हो रहा था। तो जो जैमोरिन है, जैमोरिन अब वास्को डी गामा का बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली रिसेप्शन करता है। अब देखिए ना, ये चीज़ जो होगी वो अरब्स के लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी। यहाँ पर ट्रेड कौन कर रहे हैं, ये रहा देखिए कालीकट, इस एरिया के ऊपर मालाबार कोस्ट के ऊपर अरब्स ट्रेड कर रहे हैं। अब क्योंकि जैमोरिन ने वास्को डी गामा को एक फ्रेंडली रिसेप्शन दिया है, तो अरब्स के लिए इन पोर्तुगीज का आना एक प्रॉब्लम बन जाएगा। ये उनके लिए एक चैलेंज होगा, अरब लोगों के लिए पोर्तुगीज का इंडिया में आना। अब उस टाइम पर ट्रेड चल कैसे रहा था इंडियन ओशन में, ये इंडियन ओशन में ट्रेड कैसे चल रहा था, सारे जितने भी इंडियंस थे, अरब मुस्लिम थे, अफ्रीकन्स, चाइनीज, ये सारे लोग ना मिलकर ट्रेड कर रहे थे। कोई भी इस एरिया में ट्रेड को मोनोपलाइज नहीं करना चाहता था। बट जब पोर्तुगीज आते हैं तो पोर्तुगीज का एक ही पर्पस रहता है कि जितना भी ये ट्रेड होगा उसको मोनोपलाइज करेंगे और अरब मुस्लिम्स को वो एक्सक्लूड कर देंगे। और वैसे भी अरब्स के साथ वो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, सिर्फ एक रिलीजन के फैक्टर के बेस पर ही। तो अरब्स को एक्सक्लूड करना और इस इंडियन ओशन में जितना भी ट्रेड हो रहा है उसको मोनोपलाइज करने का जो मेन टारगेट रहता है पोर्तुगीज का रहता है। अब तक जितनी भी कंट्रीज ट्रेड कर रही थी इस एरिया में, किसी ने भी मोनोपलाइज करने का ट्राई नहीं करा था। तो सबसे पहले जब वास्को डी गामा आते हैं, 3 मंथ के लिए वो इंडिया में रहते हैं, विद इन 3 मंथ वो वापस चले जाते हैं। और जब वो वापस जाते हैं, जितना भी वो कार्गो लेके जाते हैं अपने साथ, जितनी भी मर्चेंडाइज यूरोप में लेके जाते हैं, स्पेशली पेपर जो कि मीट के लिए यूज होती है, इन सारे स्पाइसेस को जब वास्को डी गामा यूरोप में जाकर बेचता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो तब यूरोपियंस को पता चलता है कि पेपर में जितना भी डायरेक्ट ट्रेड हो रहा है उसमें कितना ज़्यादा उनको बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि अब जब ऑटोमन एम्पायर ने, इन अरब रूलर्स ने इंडिया के साथ अपना ये कॉन्टैक्ट बना लिया था और यूरोपियंस और इंडिया का कॉन्टैक्ट टूट गया, तो क्या हो रहा था कि 10 टाइम्स हायर प्राइसेस पर यूरोपियंस को चीज़ें बाय करनी पड़ रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ अरब मुस्लिम इंटरमीडिएटरीज की वजह से।
बट जब वास्को डी गामा खुद ये कार्गो, खुद ही मर्चेंडाइज जाकर यूरोप में सेल करता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। उनको ये भी पता चलता है यूरोपियंस को कि कैसे कितने कम प्राइजेज में वो सारी की सारी चीज़ें इंडिया से बाय कर सकते हैं। यूरोपियन मर्चेंट्स को पता चलता है कि इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड करने के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। फिर उसके बाद पेड्रो एल्वरेज कैब्रॉल इंडिया में आते हैं। सबसे पहले वास्को डी गामा आए, उसके बाद 3 मंथ के बाद वो वापस चले जाते हैं यूरोप में। उसके बाद फिर आते हैं पेड्रो एल्वरेज कैब्रॉल जो कि 1500 में आते हैं कैलीकट में। अब देखिए वास्को डी गामा सिर्फ एक मर्चेंडाइज लेके गया था, एक स्पाइसेस वगैरह का जितना भी उसको सामान वगैरह चाहिए था वो लेके जाता है, उसको सेल करता है। बट पेड्रो आकर एक अलग काम करता है, वो कैलीकट में एक फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश करता है। अब इस फैक्ट्री का मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं है। अगर कहीं भी इस मॉडर्न हिस्ट्री में फैक्ट्री वर्ड यूज होगा तो उसका मतलब होगा एक डिपो के जैसे एक वेयर हाउस, यहाँ पर चीज़ें स्टोर करी जाएंगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। ये एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं होगी। तो कैलीकट में पेड्रो अब एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर देता है और साथ में ही ये जो पेड्रो होता है वो अरब्स के साथ फाइट भी करता है, अरब मर्चेंट शिप्स के साथ ये फाइट भी करता है। ये बेसिकली ना वास्को डी गामा से कुछ स्टेप फर्दर चला जाता है। और साथ में ही अब ये ना कोचिन और कनानौर के जो रूलर्स होते हैं, लोकल रूलर्स, उनके साथ कुछ बेनिफिशियल ट्रीटी भी साइन करता है, एडवांटेजेस ट्रीटीज भी साइन करता है पेड्रो। अब फिर से वास्को डी गामा एक बार इंडिया में आएगा 1501 में। अब इस टाइम तक देखिए जैमोरिन के साथ उसके रिलेशंस खराब हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो वास्को डी गामा है अब सबको पता चल चुका है कि इस डायरेक्ट ट्रेड का बेनिफिट कितना है, तो अरब्स को ये पोर्तुगीज एक्सक्लूड करना चाहेंगे। जब वास्को डी गामा अरब मर्चेंट्स के अगेंस्ट कुछ काम करता है या फिर बोलता है कि आप अरब मर्चेंट्स को एक्सक्लूड कर दो, तो जैमोरिन उस चीज़ को डिक्लाइन कर देता है, जिसकी वजह से फिर वास्को डी गामा के जैमोरिन के साथ रिलेशंस खराब हो जाएंगे। बट उसके बावजूद भी फिर ये जो वास्को डी गामा है कनानौर में एक ट्रेडिंग फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेगा। अब तक देखिए, अब तक यूरोप जो पोर्तुगीज हैं उनकी 3 जगह पर इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन चुके हैं, कालीकट, कनानौर और कोचिन, और इन एरियाज को उन्होंने फोर्टिफाई भी करवा दिया है। अब देखिए ये जो फोर्टिफाई करना होता है इसका मतलब है कि कोई आप मिलिट्री पर्पस के लिए अपने फैक्ट्री को या फिर एरिया को सिक्योर कर रहे हो। अगर ये आपकी फैक्ट्री है तो आप इसके अराउंड बड़ी बड़ी वॉल्स क्रिएट कर रहे हो, जिसका मेन पर्पस होता है लड़ाइयाँ वगैरह लड़ना या फिर मिलिट्री पर्पस के लिए सिक्योर करना। तो देखिए ये लोग ना फ्यूचर के लिए अभी से ही खुद को सिक्योर कर रहे हैं, वॉर्स वगैरह लड़ने के लिए इन्होंने इन फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई भी करवा लिया है। अब इसके बाद इंडिया में पोर्तुगीज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नर भी आना स्टार्ट होते हैं। जब वास्को डी गामा, पेड्रो एल्वरेज कैब्रॉल आते हैं तब ये लोग गवर्नर नहीं है, लेकिन 1505 में फर्स्ट गवर्नर आता है इंडिया में, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 में आता है, 3 ईयर की इसकी टर्म होती है। इसको 3 काम दिए जाते हैं पोर्तुगीज के द्वारा। सबसे पहला तो होता है कि पोर्तुगीज इंटरेस्ट को, पोर्तुगीज पोजीशन को कंसोलिडेट करना, इसकी पॉलिटिकल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना पोर्तुगल की। सेकंड इसको काम दिया जाता है मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय करना। अब मुस्लिम ट्रेड को ये कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे? एडन, ऑर्मुज और मलक्का जो पोर्ट्स हैं इनको सीज करके, इनको कंट्रोल करके फिर पोर्तुगीज मुस्लिम ट्रेड को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। अब देखते हैं ये है कहाँ पर, देखिए 1 मिनट। ओके, ये रहा मलक्का, अच्छा मलक्का ये रहा, मलेशिया में एक जगह है ये मलक्का, इसको कंट्रोल करेंगे पोर्तुगीज। फिर साथ में यहाँ पर है ऑर्मुज, यहाँ पर कहीं ऑर्मुज है। तो इन सारे एरियाज को, इन सारे पोर्ट्स को फिर पोर्तुगीज कंट्रोल करेंगे और मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय करेंगे। और इनको काम दिया जाता है इंडिया में कुछ फोर्टेस वगैरह बनाना, जैसे कि अंजदीवा, कालीकट, कनानौर, कोचीन और किलवा, इन सारे एरियाज में फोर्टेस बनाने का काम भी इन पोर्तुगीज को दिया जाता है। तो फर्स्ट गवर्नर जिनको ये काम दिया जाता है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय करना, कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे? इंपॉर्टेंट जो मुस्लिम पोर्ट्स हैं उनको सीज करके, एडन, ऑर्मुज और मलक्का, और साथ में ही
पोर्तुगीज़ की पॉलिटिकल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना। देन उसके बाद इनको काम दिया जाता है अंजदीवा, कोचिन ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज में फोर्ट्रेसेस बनाना। अब देखिए ये जो फ्रांसिस्को डे अल्मेडा है, इसका ना हमेशा एक फोकस रहता है कि सी को आपने कंट्रोल करना है। स्पेक्ट्रम में एक लाइन भी दी गई है जो अल्मेडा कहता है दैट एज लॉन्ग एज यू मे बी पावरफुल एट सी यू विल होल्ड इंडिया एज योर्स एंड इफ यू डू नॉट पोजेस दिस पावर लिटिल विल अवेल यू अ फोर्ट्रेस ऑन द शोर। तो अल्मेडा का कहना था कि जब तक आप सी को कंट्रोल करोगे, सी रूट को कंट्रोल करोगे, तब तक आपका इंडिया के साथ ट्रेड चलता रहेगा, आप इंडिया को कंट्रोल कर पाओगे, आप इंडिया को होल्ड कर पाओगे। बट जब ये चीज़ आपसे चली जाएगी, जब ये सी रूट की पावर चली जाएगी, तो आपके पास बस कुछ कोस्टल एरिया के ऊपर फोर्ट्स वगैरह ही रह जाएंगे, उसके अलावा यूरोपियंस के पास, पोर्तुगीज़ के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसी की वजह से ही फिर जो अल्मेडा है वो ब्लू वाटर पॉलिसी भी देता है, क्योंकि वो सी को बहुत ज़्यादा एम्फिसाइज करता है। ब्लू वाटर पॉलिसी का मेन पर्पस क्या होता है उसका, इसके थ्रू कि इंडियन ओशन को कंट्रोल करना है। अगर इंडियन ओशन को कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद फिर इंडिया को भी पोर्तुगीज कंट्रोल कर पाएगा। अब देखिए ना, इसमें एक चीज़ होती है, पोर्तुगीज एक छोटी सी बैटल भी लड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए बैटल्स भी स्टार्ट हो गई हैं। जब ये फ्रांसिस्को डे अल्मेडा इंडिया में आता है तो उसको सबसे पहले ऑपोजिशन मिलती है, एक तो जैमोरिन की, कोचिन के रूलर हो गए, और उसके साथ ही उसको इजिप्ट भी अपोज करता है। देखिए अब पोर्तुगीज आए कैसे थे, जस्ट अ सेकेंड। अब जब पोर्तुगीज आए थे तो इस रूट के थ्रू वो इंडिया में आ रहे थे। तो यहाँ पर है कहीं पर इजिप्ट। तो ये इजिप्ट क्या है, इन लोगों को भी अब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये लोग सारे का सारा ट्रेड भी कंट्रोल कर रहे हैं पोर्तुगीज इस नए रूट के थ्रू। तो पोर्तुगीज को इजिप्ट भी अपोज करेगा, और जैमोरिन जो कि कैलीकट का एक रूलर है, हिंदू रूलर है, वो भी इन पोर्तुगीज को अपोज करेगा। तो 1507 में एक पोर्तुगीज की नेवल बैटल होगी इजिप्ट और गुजरात की नेवीज के साथ। इजिप्ट और गुजरात दोनों एक साइड पर और दूसरी साइड पर पोर्तुगीज। ड्यू कोस्ट पर इनकी बैटल होगी, जिसमें पोर्तुगीज की हार हो जाएगी, अल्मेडा हार जाएगा और उसमें उसका एक बेटा भी मारा जाएगा, जिसका बदला फिर जो ये अल्मेडा है वो नेक्स्ट ईयर लेगा। इन दोनों ही नेवीज, इजिप्ट और गुजरात, इन दोनों नेवीज को हरा के फिर वो नेक्स्ट ईयर इस चीज का बदला लेगा। और ये मैंने बता दिया कि अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी एडवोकेट करता है, इसको वो प्रमोट करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट गवर्नर आते हैं, सेकंड गवर्नर अल्फोंसो डे अल्बुकर्क के। अब देखिए ये जो फर्स्ट गवर्नर अल्मेडा था, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को प्रमोट करा था और इसने पोर्तुगीज पावर को इस्टेब्लिश करने का ट्राई करा था। बट रियल फाउंडर बनेंगे अल्फोंसो डे अल्बुकर्क के, क्योंकि इंडियन ओशन में अपने सारे बेसिस पोर्तुगीज के जो इस्टेब्लिश करे जाएंगे वो थ्रू अल्फोंसो डे अल्बुकर्क के ही करे जाएंगे। जो अल्मेडा था उसने तो बस ब्लू वाटर पॉलिसी इंडियन ओशन में अप्लाई करने का बोला था, बट उसका यूज किसने करा, उसको प्रैक्टिकली किसने यूज करा, अल्फोंसो डे अल्बुकर्क ने। उसने इंडियन ओशन में बहुत सारे बेसिस क्रिएट करे, स्ट्रेटेजिक पोजीशन गेन करी उसने, ईस्ट अफ्रीका की साइड से भी, रेड सी की साइड से भी, और मूज, मालाबार, मलक्का, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे इंडियन ओशन में, उन सारी जगह पर इस अल्फोंसो ने बेसिस क्रिएट करें। और अगर बेस क्रिएट कर दिए गए हैं तो अपने एनिमीज पर ये लोग नजर रख पाएंगे, अपने एनिमी को ये लोग कंट्रोल कर पाएंगे। अब देखिए, अब इन सारे इंपॉर्टेंट एरियाज पर पोर्तुगीज के बेसिस बन चुके हैं, पोर्तुगीज का कंट्रोल आ चुका है। तो जो भी इन एरिया से शिप निकलेगा, जो भी ट्रेड के लिए इन एरिया से शिप निकलेंगे, उनको अल्फोंसो ये डे अल्बुकर्क या फिर पोर्तुगीज कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अल्फोंसो क्या करता है, एक परमिट सिस्टम लेके आता है शिप्स के लिए। जितनी भी शिप्स इन एरियाज से निकलेंगी उनके ऊपर अल्फोंसो कंट्रोल कर पाएगा, और साथ में ही अल्फोंसो डे अल्बुकर्क के शिप बिल्डिंग सेंटर्स पर भी कंट्रोल कर लेता है। देखिए जितना भी गल्फ और रेड सी के अराउंड का एरिया होता है वहां पर टिम्बर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, और शिप बिल्डिंग के लिए टिम्बर चाहिए होती है। अब ये भी एक रीजन बन जाता है पोर्तुगीज की पावर का, क्योंकि इनके पास तो जहां पर भी इनका कंट्रोल है शिप बिल्डिंग सेंटर्स पर, ये तो शिप बिल्डिंग कर पा रहे हैं, लेकिन अरब्स के पास जो लोग इन रेड सी के अराउंड एरियाज को कंट्रोल कर रहे हैं,
अरब्स के पास तो कोई भी शिप बिल्डिंग की जैसी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि गल्फ एरियाज की साइड पर कोई भी टिम्बर की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब ये भी एक इनके राइज का रीजन बनता है। अब उसके साथ ही ये एक इम्पॉर्टेंट काम करता है अल्फोंसो, ये गोवा को एक्वायर कर लेता है फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510 में। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट बन जाता है इन पोर्तुगीज के लिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि ये फर्स्ट बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी बनता है जो किसी यूरोपियन के कंट्रोल में आता है। गोवा एक फर्स्ट इंडियन टेरिटरी बनता है जो यूरोपियन के कंट्रोल में आता है, और इसको कंट्रोल कौन करता है? अल्फोंसो डे अल्बुकर्क, जिसको ये एज एक इम्पॉर्टेंट हेड क्वार्टर भी बाद में फिर जाकर यूज करेंगे, इम्पॉर्टेंट सेंटर बन जाएगा इन पोर्तुगीज के लिए। अब जब ये लोग गोवा को कंट्रोल करते हैं अल्फोंसो, तो उसके साथ ही फिर ये सती प्रथा को भी वहां पर अबॉलिश कर देते हैं। अब देखिए, जितने भी पोर्तुगीज होते हैं जब ये इंडिया में ट्रेड करने के लिए आते हैं, ये खुद को वहीं पर ही सेटल करना स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी पोर्तुगीज ट्रेड करने के लिए इंडिया में आएंगे, वो इंडिया की लोकल वाइफ्स के साथ उनके साथ मैरिज करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि देखिए इनका मेन पर्पस खुद पोर्तुगीज रिलीजन को भी स्प्रेड करना होता है, पोर्तुगीज कल्चर को स्प्रेड करना भी इनका एक पर्पस होता है। तो वो चीज़ बेस्ट कब हो पाएगी? जब आप उस कंट्री में जाकर वहाँ पर मैरिज करोगे, जो भी आपके आगे बच्चे वगैरह होंगे, आपकी लीनिएज होगी वो सारी पोर्तुगीज लीनिएज बन जाएगी। तो इस वजह से फिर वो इंडियन गर्ल्स के साथ मैरिज करना भी स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर वो लैंड्स बाय करते हैं और एज विलेज लैंड लॉर्ड्स खुद को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। एंड व्हेन दे बिकम विलेज लैंड लॉर्ड्स, फिर उसके बाद वो रोड्स वगैरह बनाएंगे, वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम करेंगे, इरिगेशन वर्क करेंगे, नई क्रॉप्स लेके आएंगे। अब यहाँ पर एक फैक्चुअल डेटा अपने एग्जाम के लिए याद रखना है कि जो टोबैको और उसके साथ ही जो कैश्यू नट की क्रॉप है, ये सबसे पहले इंडिया में यूरोपियंस पोर्तुगीज ही लेके आते हैं। एक कैश्यू नट, ये दो क्रॉप से सबसे पहले इंडिया में जो लेके आते हैं पोर्तुगीज ही लेके आते हैं। साथ में कोकोनट की वैरायटीज को भी इंडिया में लेके आते हैं। ये लोग कॉयर रिगिंग और कॉर्डेज का भी काम करते हैं। ये रस्सियां बनाने का काम होता है। जो शिप में जितनी भी रस्सियां वगैरह रोप्स वगैरह यूज होंगी, उसको बनाने के लिए कॉर्डेज कॉयर रिगिंग का काम करते हैं। फिर गोवा और कोचिन में, इन दोनों जगह पर ये एज आर्टिसन, एज ट्रेडर्स भी आर्टिसन खुद को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो ये बेसिकली अब खुद को आकर एज सेटलर्स, इंडिया के सेटलर्स ये लोग बना रहे हैं। जितने भी पोर्तुगीज पहले ट्रेड करने आए थे, अब वो वहीं के ही होकर रह रहे हैं। खुद वहां पर प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, लैंड बाय कर रहे हैं, वहां पर एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, एज ट्रेडर्स वहां पर काम कर रहे हैं, एज आर्टिसंस काम कर रहे हैं। तो ये इंडिया को ही अपना होम बना रहे हैं। उसके बाद आते हैं नीनो दा कुन्हा, प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी अगर डिफरेंट है या फिर गलत है। नीनो दा कुन्हा नेक्स्ट गवर्नर आते हैं। अब सबसे पहले ये क्या काम करते हैं, ये कोचीन का जो हेड क्वार्टर होता है, पहले कोचीन होता है, उसको गोवा में शिफ्ट कर देते हैं। गोवा को किसने कैप्चर करा था? अल्फोंसो डे अल्बुकर्क ने। मैंने पहले बताया था ये इंपॉर्टेंट पोर्ट बन जाएगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट सिटी बन जाएगा पोर्तुगीज के लिए। तो नीनो डा कुन्हा सबसे पहले तो कोचीन से गोवा में शिफ्ट कर देता है अपना हेड क्वार्टर। उसके बाद अच्छा, ये नवंबर 1529 में इंडिया में आता है नीनो डा कुन्हा। अब देखिए ना, एक चीज होती है यहाँ पर कि गुजरात के लीडर या फिर रूलर होते हैं बहादुर शाह। उस टाइम पर इंडियन जो मुगल एम्परर है वो है हुमायूं। इन दोनों का आपस में लफड़ा चल रहा है, इन दोनों की आपस में प्रॉब्लम चल रही है। तो बहादुर शाह क्या कर रहा है कि वो पोर्तुगीज को आइलैंड ऑफ बसीन देता है। इससे जितना भी रेवेन्यू आएगा वो सारे का सारा अब पोर्तुगीज के पास जाएगा। और पोर्तुगीज को वो बोल देता है कि आप ड्यू में एक बेस भी अभी स्टैब्लिश कर सकते हो। इसके बदले में बहादुर शाह पोर्तुगीज से हेल्प लेता है अगेंस्ट हुमायूं। क्या हो रहा है, इन दोनों की आपस में लड़ाई है, हुमायूं और बहादुर शाह की आपस में प्रॉब्लम है। इसके लिए वो हेल्प ले लेता है पोर्तुगीज की। तो देखिए, इनडायरेक्टली अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ये पोर्तुगीज इंटरफियर करना स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे वो बहादुर शाह के थ्रू ही हैं। ये लोग अब ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये इंटरफियर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पोर्तुगीज बहादुर शाह को हेल्प करने का प्रॉमिस करते हैं। उसके बदले में आइलैंड ऑफ बसीन इनके पास चले जाएगा, ड्यू में ये लोग एक बेस इस्टेब्लिश कर पाएंगे। अब क्या होता है, ये हुमायूं तो
1536 में ये हुमायूं तो विदड्रॉ कर लेगा, लेकिन अब ये जो पोर्तुगीज होंगे ये बहादुर शाह को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर पोर्तुगीज को एक बार कहीं से बेनिफिट हो रहा है तो अब वो सेकंड टाइम भी जाएंगे। लेकिन बहादुर शाह अब क्या चाहेगा कि हुमायूं तो चला गया है, लेकिन मुझे अब पोर्तुगीज से भी छुटकारा चाहिए। बट पोर्तुगीज ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। दे विल इनवाइट बहादुर शाह ऑन देयर शिप एंड पोर्तुगीज अल्टीमेटली इन 1537 विल किल बहादुर शाह। देखिए, बहादुर शाह ने पोर्तुगीज से हेल्प ली थी अगेंस्ट हुमायूं, अब बाद में पोर्तुगीज ने ही बहादुर शाह को मार दिया 1537 में। अब ये पोर्तुगीज अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी स्टार्ट करेंगे। कैसे? देखिए, इन सारे एरियाज में ईस्टर्न कोस्ट की साइड के जितने भी एरियाज हैं वहां पर तो ये लोग आ चुके हैं। अब ये देखिए, बंगाल साइड, ईस्ट की साइड भी फर्दर जा रहे हैं। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। वेस्टर्न कोस्ट की साइड तो ये लोग आ रहे हैं पोर्तुगीज के, ये ऑलरेडी वहां पर एस्टेब्लिश हो रहे हैं। अब ये ईस्टर्न साइड भी जा रहे हैं। बंगाल में हुगली को अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे और वहां पर भी पोर्तुगीज सेटल होना स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस थी जिनकी वजह से पोर्तुगीज राइज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनकी वजह से जो कंडीशंस पोर्तुगीज के लिए फेवरेबल बन जाती हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रखा था। सिर्फ गुजरात को छोड़कर जिस पर महमूद बेगड़ा नाम का एक रूलर था, वो रूल करता था गुजरात में। गुजरात को छोड़कर बाकी जितना भी इंडिया का पार्ट था, जितने भी एरियाज थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। नॉर्दर्न पार्ट भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था। एरियाज छोटी छोटी पावर्स के कंट्रोल में था। डेक्कन अगर सदर्न साइड में चले जाएं तो डेक्कन के में बहामनी किंगडम था। बहामनी किंगडम भी स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइडेड था। इनके पास कोई नेवी की पावर नहीं थी। ऐसे ही अगर फार ईस्ट की साइड चले जाएं, यहाँ पर चाइना की साइड में आ जाएं, तो चाइना का जो मुगल वहां पर का जो रूलर था, जो भी एम्परर था वहां का, उसने एक इंपीरियल डेक्री इशू करा हुआ था, एक शाही फरमान इशू करा हुआ था कि किसी बियॉन्ड लिमिट जितनी भी चाइनीज शिप होंगी वो नहीं जाएंगी। तो ये लोग तो वैसे ही कट हो गए। जो डेक्कन की साइड था वहां पर बहामनी किंगडम जितने भी थे सदर्न साइड में, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थे। उनके पास कोई नेवल पावर्स नहीं थी। नॉर्दर्न पार्ट भी छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था। और अगर अरब मर्चेंट्स की बात करें, इंडियन ओशंस में वो लोग ट्रेड तो कर रहे थे, बट उनके पास भी पोर्तुगीज के जैसी कोई नेवी नहीं थी, उनके पास नेवल पावर नहीं थी। पोर्तुगीज के जैसी यूनिटी और ऑर्गेनाइजेशन भी उनके पास नहीं थी। तो इन सारे रीजंस की वजह से भी जो पोर्तुगीज हैं वो अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो पोर्तुगीज होते हैं ये अरब मुस्लिम्स का तो बहुत ज़्यादा बुरा परसिक्यूशन करते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा फनेटिक और बिगट लोग होते हैं पोर्तुगीज। ये इनका मेन पर्पस रहता है क्रिश्चियनिटी को इस्टेब्लिश करना। तो ये भी इनका एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है, मैक्सिमम इन्फ्लुएंस अपना इस्टेब्लिश करना इंडिया में और अरब मुस्लिम्स को ख़त्म करना। सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।